इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालक महोदय, यहाँ पर उपस्थित महिलाएं और यहाँ पर उपस्थित आप तमाम लोगों का हम क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं। जय भीम और लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का महू में जन्म लेना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है बालक भीवा राव से द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनकर विश्व पटल पर छा जाने तक का घटनाक्रम। महत्वपूर्ण है उनका चवदार तालाब से किया गया सत्याग्रह। महत्वपूर्ण है मनुस्मृति को जला देना। बाबा साहब एक प्रखर बुद्धिजीवी लेखक, विचारक, इतिहासकार, सिद्धांतवादी, कानूनविद और दलित प्रवक्ता की भूमिका में रहे। बाबा साहब बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स एनालिसिस एंड इट्स सॉल्यूशन के आधार पर हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि हम इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहते, हम इस व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं चाहते। ये पूरी की पूरी व्यवस्था ही सड़ी हुई है, इसलिए हम इस पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं और राजकीय समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। अब राजकीय समाजवाद क्या होता है? राजकीय समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां सभी संसाधनों पर देश की जनता का अधिकार हो, यानी बैंक, कल, कारखाने, शिक्षण संस्थान आदि पर सब सरकारी संपत्ति हो। लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण हो जाए, यानी जो खेती करेगा ज़मीनों का मालिक वही होगा। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि हमें डर लगता है ये कहने में कि बाबा साहब चाहते थे ज़मीनों का सरकारीकरण हो जाए, क्योंकि जो ज़मीनें किसानों के पास बची हुई हैं, कल को सरकार कोई बिल लाएगी, उन ज़मीनों का सरकारीकरण करेगी और अगले दिन अपने दोस्तों को बेच देगी। इसलिए आज हमें डर लगता है ये बताने में कि बाबा साहब चाहते थे ज़मीनों का सरकारीकरण हो। साथियों, हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जब हम अपने महापुरुषों के के चित्र पर पुष्प अर्पण करके अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूल सकते। और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा का संचार किस तरीके से करते हैं। जब आए दिन विश्वविद्यालयों को बंद करने की साजिश रची जा रही है, जब आपदा में अवसर की तरह नई शिक्षा नीति को हम पर थोप दिया गया है, वर्ण व्यवस्था का एक नया रूप ग्रेडेड यूनिवर्सिटी के ज़रिए नई शिक्षा नीति में देखने को मिलता है, तब हमारी जिम्मेदारी है कि हम निजीकरण को रोकें। तब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जागरूकता के साथ अपने तमाम लोगों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करते हुए नई शिक्षा नीति को अपने देश में लागू होने से रोकें, क्योंकि नई शिक्षा नीति से शिक्षा को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज़ का मॉडल ये होगा कि 3 तरह की यूनिवर्सिटियाँ होंगी, एक सी ग्रेड, बी ग्रेड और ए ग्रेड। सी ग्रेड यूनिवर्सिटी को फंड सरकार देगी, बी ग्रेड यूनिवर्सिटी आधा फंड सरकार से लेगी और आधा फंड वो खुद रेज करेगी। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी पूरा का पूरा फंड खुद रेज करेगी। तो आप समझ जाइए कि ए ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ में वही लोग पढ़ पाएंगे जिनके पास धन होगा, दौलत होगी, जिनके पास पूंजी होगी। और बी ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ और सी ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ की शिक्षा की गुणवत्ता पर अभी तक कोई बात नहीं करी है। इसलिए अगर यहाँ से इस मंच से बात शिक्षा की हो रही है तो हम अपनी एक मांग रखते हैं कि हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बाबा साहब की जीवनी और विचारों को जोड़ने की आवश्यकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी जान लेने की उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि जब तमाम रचनाकारों की रचनाओं के ज़रिए विद्यार्थियों के मन में आडंबरवाद बैठाया जा रहा है, तो उस वक्त सबसे ज़रूरी पहलू है कि हम किस तरीके से उनके मन में अम्बेडकरवाद भी बैठाते हैं। साथियों, आज हम राजनैतिक और सामाजिक भेदभाव से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम राजनैतिक और सामाजिक भेदभाव से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें आर्थिक भेदभाव से भी लड़ना होगा। हमारे देश में बहुत ज़्यादा आर्थिक डिफरेंस है। ऑक्सफैम का एक आंकड़ा आया जो ये बताता है कि पिछले 2 सालों में, यानी कि तालाबंदी के दौर में, भारत के
100 सबसे बड़े पूंजीपति 35% और अमीर हो गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम राजनीतिक और सामाजिक भेदभाव से लड़ रहे हैं तो हम आर्थिक भेदभाव से भी लड़ें। जब हम सोशल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम इक्वल इकोनॉमिक राइट का भी सवाल उठाएं। जिस तरीके से हमारे देश में आए दिन सरकार संविधान में ही संशोधन करके उसको मनुस्मृति में बदलने की साजिश कर रही है, इसके लिए आप देख सकते हैं NRC CA जैसा एक्ट लाया गया, 3 कृषि कानून लाए गए या 3 श्रमजीवी कानून लाए गए। तो इस मंच से हम जय भीम और लाल सलाम पेश करते हैं अपने देश के किसानों को, जो आए दिन लगभग 1 साल तक देश के लोकतंत्र, इस देश की आईन, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए सर्दी गर्मी बरसात में लड़ते रहे और इस फांसीवादी सरकार को उनके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। हम नमन करते हैं उन किसान शहीदों को जिन्होंने इस देश की फांसीवादी सरकार के इरादों पर गहरी चोट की। और ऐसे में हम बाबा साहब के विचारों को अपने महापुरुषों बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, ललई सिंह यादव के विचारों को लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए, जिसमें शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इन पंचशील के साथ जो ये ध्वज लगा हुआ है, इस पर भी गलत क्रम में लिखा हुआ है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। क्रम ये नहीं है, क्रम है शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। और इसीलिए आज कहीं न कहीं शिक्षित होने के बावजूद संगठित होने में कमियां रह जाती हैं, एकत्रित होने में कमियां रह जाती हैं, इसीलिए संघर्ष बार बार हारता जा रहा है। आज हम संगठित होने की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, तो हम किसकी एकता की बात करते हैं? हम बात करते हैं मजदूरों किसानों की एकता की, हम बात करते हैं दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की एकता की, हम बात करते हैं 6743 शूद्र जातियों के संगठित होने की, हम बात करते हैं जय भीम और लाल सलाम की एकता की, हम बात करते हैं इनकलाब और सामाजिक न्याय जिंदाबाद के संगठित होने की। क्योंकि जब तक हमारे अंदर एकता नहीं आएगी, हम एक संगठन के तौर पर इस देश की राजनीतिक सत्ता या इस देश में व्याप्त तमाम पूंजीवाद, सांप्रदायिकता, सामंतवाद से सीधे आमने सामने की जंग नहीं छेड़ देते, तब तक हमारा संघर्ष सिर्फ बर्बाद होता रहेगा। साथियों, ये लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। पहली वो विचारधारा है जो सामने अंबेडकर को रख के मन में गोडसे और हेडगवार को लेकर के चलती है, और दूसरी विचारधारा जो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को एक राजकीय समाजवादी देश बनाने के लिए लड़ती है, इस देश में मानवतावादी सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए लड़ती है, इस देश में बराबरी के लिए लड़ती है। और ऐसे में अगर यहाँ पर तमाम विद्यार्थी मौजूद हैं तो हम निश्चित रूप से कह देना चाहते हैं कि आपको अक्सर सिखाया जाएगा कि आप देश का भविष्य हैं, तो बता देना चाहते हैं कि हम देश का भविष्य नहीं हैं। हम सिर्फ भविष्य नहीं देखते, हम वर्तमान में भी सुधार चाहते हैं। हम वर्तमान में सुधार करते हुए भविष्य की ओर चलना चाहते हैं। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि हिटलर ने जर्मनी में ये किया, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने देश में किसी दूसरे हिटलर को वैसा ना करने दें। अगर आप नागरिक शास्त्र में पढ़ रहे हैं कि मनुष्यों के संवैधानिक और मौलिक अधिकार क्या हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आसपास के तमाम लोगों के उन अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे। इस वक्त जिस तरीके से देश में पूंजीवाद और मनुवाद अपने चरम पर है, तब हमें एकता की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम एक हो गए, हमने एक होकर के संघर्ष करना शुरू कर दिया, तो ये जो मनुवाद की नींव पर पूंजीवाद की इमारत तैयार की जा रही है, इसको हम एक झटके में धराशाही कर देंगे, बशर्ते उस एक आवाज़ में सबकी आवाज़ शामिल होनी चाहिए। साथियों, इस देश में एक नारा बहुत ज़ोर शोर से चलता है, तो इस नारे को भी समझने की आवश्यकता है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा, धन धरती राजपाट पर 90 भाग हमारा है।
कांग्रेस का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा सबको काम। जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो